आज का जो प्रोग्राम है वो टेंस को लेकर। हम लोगों को ये मालूम है कि सही तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए टेंस का नॉलेज सही होना चाहिए। तो इतना तो हम लोगों को पता है कि टेंस 3 तरीके का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और किस चीज के ऊपर टेंस डिपेंड है? डिपेंड है वर्ब के ऊपर, क्रिया के ऊपर। ये क्रिया से ही समय को समझाया जाता है। टेंस असल में कुछ नहीं, कोई भी सेंटेंस जिस समय में कोई सेंटेंस से जो समय को समझाया जाता है वही है टेंस। टेंस का चेंज असल में वर्ब का चेंज है। से है प्रेजेंट, सेड है पास्ट। टेंस बोलने से पहले और एक चीज के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, वो है पर्सन, जो टेंस जानने के लिए या समझने के लिए बहुत जरूरी है। और पर्सन 3 तरीके का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है मैं और हम, आई और वी, ये है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब यू, तुम लोग जो भी है, वो है सेकंड पर्सन। और ये आई, वी, यू, इन तीनों को छोड़ के दुनिया में बाकी सब है थर्ड पर्सन। बाकी सारे चीज थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है, ही, शी, इट, या कोई भी नाम, राम, सीता, रहीम, या कुछ भी हो, वो फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब दे पे होता है, जो प्रोनाउन यूज होता है वो दे। तो एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आई वी छोड़ के, आई वी एंड यू, इन तीनों को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आएगा। अब उसका नंबर को देख के कि अगर एक ही व्यक्ति हो गए तो ऑफ कोर्स वो सिंगुलर होगा, और एक से ज्यादा होगा तो वो प्लूरल। अब चलिए देख लेते हैं टेंस के बारे में, थोड़ा सीख लिया जाए। ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि टेंस 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस को फिर 4 तरीके से सब डिवाइड किया जाता है। पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में भी वही है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी एक ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम जो सीखेंगे या सिखाएंगे हम लोग जो, वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब पूरा प्रोग्राम है इंडेफिनिट टेंस को लेके। देखिएगा, सिर्फ भार्ब को चेंज करके ही ये पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस के अंत में हूं, जैसे मैं काम करता हूं, ठीक है, हूं रहे या हो रहे या ते हो रहे या ती है रहे या ता है रहे, इस टाइप के अगर मतलब हूं, है, हो, इस टाइप के चीज, इस टाइप के वर्ड अगर रहे सेंटेंस के अंत में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई भी चीज़, हम लोग मैथमेटिक्स को छोड़ के कोई भी चीज़ का सही सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सेंटेंस लिखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हम लोग 3 अल्फ़ाबेट को याद रखेंगे, एस वी ओ, एस प्लस वी प्लस ओ। अब देखिए, इतना कुछ जो मैं कह रहा हूं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, अगर समझाया जाए तो चीज़ आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग कोई सेंटेंस, हम लोग अभी क्या बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये चीज बताया गया। तो फर्स्ट पर्सन से ही एक सेंटेंस बनाया जाए, हम रोज सुबह बस पकड़ते हैं। तो इधर हम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमको हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में, वी। पकड़ना हम लोग लिखे कैच। बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का मेन, हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है। इधर वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, तो बाकी पार्ट को छोड़ के देखिएगा, एस प्लस वी आया, उसके बाद कैच। तो हम लोग सेंटेंस को थोड़ा, जो वाक्य जो है उसको थोड़ा ध्यान दे। हम रोज सुबह बस पकड़ते हैं, तो क्या कहा था मैं, ते हैं,
तो क्या आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग नोटबुक खोल के बैठे हैं आप लोग नोटबुक में ये चीज़ लिख लीजिए। ते है, ती है, ते हूँ, इस टाइप के कोई भी सेंटेंस के लास्ट में, मतलब भार्ब के साथ, अगर क्रिया के साथ अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा गया है, होती है, जाता हूँ, खाता हूँ, इस टाइप की चीज़ अगर लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगा। नेक्स्ट और एक हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। वे हर गर्मियों में मनाली जाते हैं। तो वे क्या इंग्लिश होगा, इसमें सब्जेक्ट वे है, दे ट्रैवल टू मनाली लिख सकते हैं, दे ट्रैवल मनाली एवरी समर। तो इसमें जो ट्रैवल है, ट्रैवल इज द वर्ब, जो वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म में ये लिखा गया है। आपका फंडामेंटल चीज़ को, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट के ऊपर जो फंडामेंटल नॉलेज है उसको क्लियर करने के लिए कि छोटा सा टेबल दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए मैं टेबल को पहले ऊपर से देखिए, सिंगुलर प्लूरल दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। इधर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम लोग कौन से सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं, आई यूज़ कर रहा हूँ, और प्लूरल में उई। उसी तरीके से सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में लिखा हूँ ही, सी, इट, और प्लूरल में दे। अब कोई भी वर्ब को आप ले लीजिए, कोई भी वर्ब जो आपको पसंद आए। तो सपोज हम लोग ले लिए हैं डू, तो क्या लिख रहा हूँ, आई डू द वर्क, और प्लूरल में वी डू द वर्क। सिमिलरली सेकेंड पर्सन में यू डू द वर्क, और प्लूरल में जाके फिर यू डू द वर्क। थर्ड पर्सन में सिंगुलर को मैं छोड़ देता हूँ, प्लूरल में देखिए दे डू द वर्क। मतलब पूरा जी जो 5 सेंटेंस बना है, सिर्फ इस पे सब्जेक्ट का चेंज हुआ है, बाकी जो सेंटेंस का जो चेहरा है वो एक ही है। जैसे पहले में मैं क्या लिखा था, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। कोई अगर लिखे कि यू कैच द बस एवरी मॉर्निंग, आप रोज सुबह बस पकड़ते हैं। दे कैच द बस एवरी मॉर्निंग, वे रोज सुबह बस पकड़ते हैं। तो सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट को बदल रहे हैं और कुछ नहीं, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को इसीलिए छोड़ दिया, इधर एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सिर्फ ये होगा, वर्ब के साथ या तो आपको एस को यूज करना है या तो ईएस को यूज करना है। इसमें थोड़ा जो स्टूडेंट्स है, इवन मैं देखा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उस स्टूडेंट्स का भी बहुत दिक्कत होता है। पहले तो बात है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, ईट या कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मानव, सुमन, कोई भी नाम के साथ जो वर्ब, नाम का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो नाम, जो सब्जेक्ट यूज होता है उसके साथ जो वर्ब यूज होगा उसके साथ एस और ईएस यूज होना चाहिए, और ये मस्ट है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो इवन देखा गया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उससे भी ये सब मिस्टेक होता है। तो इसमें मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, लिस्ट को ध्यान से देखिएगा कि जैसे ज़्यादातर जो वर्ब है इंग्लिश में उसके साथ सिर्फ एस यूज होगा, जैसे सिंग, सिंग्स, गिव, गिव्स, रिक्वायर, रिक्वायर्स। अब क्वेश्चन आता है कि फिर वो वर्ब कौन है जिसके साथ एस यूज होगा। वर्ब के लास्ट में, प्लीज नोट डाउन इट, वर्ब के लास्ट में अगर सी एच या एस एच या एक्स या जेड या सिर्फ एस है तो था उस समय अंत में उसके साथ ईएस ऐड हो जाएगा। वॉच, WATCH, वॉच, अंत में क्या है, CH, तो क्या उसके साथ ऐड हो रहा है, ES। इधर एस नहीं, ES यूज हुआ। मिक्स, मैं 2 सेंटेंस इधर लिख रहा हूं। जैसे फर्स्ट है सोनू फिल्म देखता है, सोनू वॉचेस द मूवी, वॉच के साथ ES ऐड हुआ।
वही सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट सेम है। अभिषेक दूध में पानी मिलाता है, अभिषेक मिक्सेस वाटर विथ मिल्क। तीसरा, इसका तीसरा नियम, अगर कोई वर्ब के अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है और इसका मतलब अंत में जाके लास्ट का जो दो वर्ड है वो सी प्लस आई है, मतलब कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस के जगह पे यस यूज होगा। जैसे देखा जाए, रोनाल्डो गोल करने की कोशिश करता है। कोशिश करने का इंग्लिश है ट्राई, लास्ट में क्या है, वाई है, वाई से पहले आर है, तो मैंने क्या कहा था, सी प्लस वाई एग्रीमेंट, मतलब पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ वाई, तो ट्राई क्या हुआ, ट्राइस हो गया। रोनाल्डो गोल करने का कोशिश करता है, रोनाल्डो ट्राइस फॉर ए गोल। अब मान लिया जाए ट्राइस फॉर गोल, अब मान लिया जाए कि इसमें कोई इस तरीके से लिखे सेंटेंस है, प्रियांशु गिटार बजाता है, प्रियांशु प्लेज अ गिटार। अब लास्ट में PLAYES किसी ने लिख दिया तो ये गलत है। प्रियांशु गिटार बजाता है, प्रियांशु प्लेज द गिटार, उसमें एस जो यूज हो रहा है उसमें एस होगा, एस नहीं यूज होगा, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वावेल है। प्ले के लास्ट दो अल्फाबेट जो है, एक है ए, दूसरा है वाई। चलिए ऐसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कुछ सेंटेंस आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका ट्रांसलेशन करके हमें भेज दीजिए, और इंस्टाग्राम में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग उधर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोग स्क्रीन में, राजेश स्कूल जाता है, मैं गाना गाता हूँ, अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं, वो बाजार में सामान खरीदने जाता है, तुम रोज दूध पीते हो, राम सोहन के साथ घूमने जाता है। इधर जितनों सेंटेंसेस है सारे सेंटेंसेस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हो, जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन लोग प्लीज़ आप लोग ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा और सभी को आंसर मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। अब आ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है। इतना तो समझ में आ गया कि सेंटेंस के बाद में, जैसे हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी वाक्य के बाद में क्या रहने से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का फॉर्मेट क्या है, इतना समझ में आ गया है। बट ये यूज़ कहाँ होता है, कब यूज़ होता है, तो एक चीज़ जान लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले जो यूज़ होता है हैबिट्स या आदत के लिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ, अच्छी बात है, तो मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ, वही SVO याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला मैटर। तो सब्जेक्ट आई ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट, खत्म। आप धूम्रपान करते हो, यू स्मोक। वे नियमित रूप से टेलीविजन देखते हैं, दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली। तो आदत, जितनों भी आदत है, वो आदत समझाने के लिए जो वर्तमान का आदत है, अब बादशाह अकबर का जो आदत था वो तो पास्ट में ही होगा, जो इस समय जो आदत है, आपका जो आदत है या सामने वाले का जो आदत है, उसको लिखने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरी चीज, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जो हमेशा ही सच है, जैसे पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, वाटर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वाटर प्लूरल नहीं है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री टेम्परेचर। अब फ्रीज जो वर्ब है उसको देखिए, उस वर्ब के साथ लास्ट में ES को यूज किया गया है। अब बात यह है कि ये जो तथ्य है ये आज से 100 साल पहले भी वही था, आज से 100 साल बाद भी वही रहेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
हमेशा ही अर्थ जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर ही घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर ही अर्थ घूमते हैं, है ना। वो पहले भी घूमता था, बाद में भी घूमेगा। तो जो जनरल फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। अब आ जाए जो प्लान्ड वर्क, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन वाला मैटर है, जिसमें एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। कंप्यूटर बंद कीजिए, शट डाउन द कंप्यूटर। अपना चित्र दिखाइए, शो योर ड्राइंग। अपना कॉपी दिखाइए, शो योर कॉपी, है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में असल में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इधर साइलेंट रहते हैं या सब्जेक्ट तो नहीं लिखा जाता है, पर इसमें हमेशा ही याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा जाता है सेकंड पर्सन में। जो सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया जा रहा है वो बेसिकली यू है, तुम। ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, ये है मेन सेंटेंस। तो यू को नहीं कहा जा रहा है, दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा ऑलवेज इंपेरेटिव सेंटेंस विल बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये ध्यान से सुनिएगा, imperative sentence will be written in only present indefinite। इसके बाद आ रहा है रेगुलर जो एक्शन है, रोज का जो काम है, रोज करते हैं, है ना। जैसे गर्मी के मौसम में दोपहर में बारिश होती है। एक चीज याद रखना, बारिश वाला मैटर अगर लिखना है, बारिश हो रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा इट यूज होगा। इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इट। बारिश हो रहा है, इट इज रेनिंग, एक कंटिन्यूअस में बोल रहा हूं मैं, जो भी हो, ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। इट रेन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब के साथ एस यूज हो गया है। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन या हॉट समर। तो गर्मी के मौसम में हर दोपहर में बारिश होता है, ये एक जनरल मैटर है, ये नियमित क्रिया है, वो हमेशा होता है। ये कि जब हम लोग टेंस के बारे में बात करते हैं तो टेंस के साथ साथ सेंटेंस अगर एक साथ आप लोग सीख लेंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा। जनरली हम लोग सेंटेंस को 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो थोड़ा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के और नैक है जिन लोगों को, उन लोगों को पता होगा 4 तरीके का सेंटेंस क्या क्या है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो अभी तक जितनों भी मैंने सेंटेंस दिखाया, जो एस प्लस वी प्लस ओ वाला जो फॉर्मूला मैंने दिखाया, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या है? अगर वाक्य में ना रहे या नहीं रहे तो उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में फर्क ये है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। इसमें क्या लिख रहा है? एस प्लस वी प्लस ओ। इसमें एस और वी, इन दोनों के बीच में डोंट यूज कर दीजिएगा। डोंट सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बाद में मैं फिर वो स्पेशल केस है उसको अलग से बताऊंगा, उसमें डोंट यूज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका पहला सेंटेंस है, हम मैच नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले द मैच। अगर ये बोले कि हम मैच खेलते हैं तो क्या कहा जाए? वी प्ले द मैच। तुम नदी में नहाते हो, यू बाथ इन द रिवर। अगर कहा जाए तुम नदी में नहीं नहाते हो, यू बाथ इन द रिवर, से बात के बीच में डोंट या डू नॉट यूज कर दीजिए। यू डू नॉट बाथ इन द रिवर, बस, और कुछ नहीं। बात तो वही है, सिर्फ इतना चेंज करना है कि उसमें डू नॉट यूज करो। वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं, पहले मैं आ जाऊं कि इसका अफर्मेटिव फॉर्म है, वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो मैंने उसको मैं क्या लिखता था? शी लव्स हर किड्स।
पर जब इसको ये कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हैं तो लव्स जो है वो लव ही रहेगा, पर दोनों के बीच में डोंट के जगह पे डजंट आ जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के समय सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वर्ब, प्लूरल के समय नहीं, सिर्फ सिंगुलर के समय ही, शी, इट या किसी का भी अकेले एक इंसान का नाम हो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो या कोई एनिमल हो, इंडिविजुअल या मैटर या एनिमल, अगर वो सिंगुलर हो तो उस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस यूज होगा, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के समय जो ऑक्सिलरी यूज कर रहा हूँ, जैसे डू यूज किया जा रहा है तो डू हो जाएगा डज। और इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये बहुत गलती होता है। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि प्रियांशु गाना नहीं गाता है, तो प्रियांशु गाना गाता है क्या होगा, प्रियांशु सिंग्स ए सॉन्ग, वर्ब के साथ एस ऐड हुआ। गाना नहीं गाता है जब होगा तो सिंग से एस हट जाएगा और वो आ जाएगा डू के साथ, मतलब डू के साथ एस नहीं एस आ जाएगा, वो प्रियांशु डजंट सिंग ए सॉन्ग। अब कोई एक सेंटेंस को ले लेते हैं, पहला उसका एफर्मेटिव बनाया जाएगा, जैसे मान लो कि मैं विराट को जानता हूँ, आई नो विराट। अब मान लिया जाए कि ये तो पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है ही, प्लस ये फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर में लिखा गया है, आई नो विराट। विराट को मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ आई डू नॉट नो विराट। अगर मान लिया जाए इन दोनों को छोड़ के थोड़ा अलग तरीके से, जिसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिससे कोई क्वेश्चन या प्रश्न को पूछा जाता है, क्या मैं विराट को जानता हूँ, कुछ नहीं करना है, आई नो विराट लिखा गया ना फर्स्ट में अफर्मेटिव में, आई नो विराट, उससे पहले सिर्फ डू लिख दिया जाए, डू आई नो विराट, बस और कुछ नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के समय एक चीज़ जो फॉर्मेट है उसका, पहले फॉर्मेट को आप लोग नोट कर लीजिए, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी जो 5 है ना, 5 तरीके है ना, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, ये 5 तरीके के सेंटेंस जो होगा उसमें एस प्लस भी प्लस ओ वही फॉर्मेट रहेगा अफर्मेटिव का, सिर्फ पहले डू आ जाएगा। जैसे क्या मुझे आम पसंद है, तो क्या मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगो। क्या मुझे आम पसंद है, डू आई लाइक मैंगो। उसके बाद जैसे आ जाए कि हम मैदान में खेलते हैं, तो हम मैदान में खेलते हैं क्या लिखा जाए, आई प्ले इन द फील्ड। क्या हम मैदान में खेलते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि इसके आगे हम लोग डू लिख दिए, डू वी प्ले इन द फील्ड, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्या हम मैदान में खेलते हैं। तो मेन जो फॉर्मेट है सिर्फ आप लोग याद कीजिएगा कि डू प्लस अफर्मेटिव इज इक्वल टू इंटरोगेटिव। अगर मान लीजिए यही चीज़, यही इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में बनाया जाए तब कैसा होगा। जैसे एक सेंटेंस, राजू के पास 2 बैट है, तो राजू के पास 2 बैट है, होना क्या है इंग्लिश, हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज हो जाएगा, राजू हैज 2 बैट्स। अब मान लिया जाए कि सेंटेंस ऐसे हुआ, क्या राजू के पास 2 बैट है, तो क्या लिखा जाए, ऑक्सिलरी, इधर एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब डू यूज होगा, और डू का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डू डज हो जाएगा, डज राजू हैव 2 बैट्स। मतलब जो हैज़ हुआ था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वजह से, जो हैज़ हुआ था अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में वो हैज़ नहीं रहेगा, हैव रहेगा, और थर्ड पर्सन वाला जो रूल है वर्ब के साथ वो ऑक्सिलरी के साथ जुड़ जाएगा, मतलब डू हो जाएगा डज। दूसरा और एक एग्जांपल
एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो ये मैटर और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज देयर इज अ सेंटेंस, पूजा मोर की तरह नाचती है। ये क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या पूजा मोर की तरह नाचती है? तो पूजा मोर की तरह नाचती है, सब्जेक्ट पूजा, पूजा नाचने का इंग्लिश डांस, डांसेस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डांसेस लाइक ए पिकॉक। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव कर दिया जाए तो पूजा के आगे सिर्फ डाज लिखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डू नहीं होगा, इंटरोगेटिव में डाज हो जाएगा। डाज पूजा डांस लाइक ए पिकॉक? क्या पूजा मोर की तरह नाचती है? इंटरोगेटिव के बाद भी एक टाइप का सेंटेंस आता है जिसको कहा जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इसको लेके मतलब अगर जो लोगों को इंटरोगेटिव आ गया तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में कोई टफ ऐसा है नहीं। जैसे देखिए कि सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, क्या मैं रविंद्रनाथ को जानता हूँ? तो वही वाला, मैं रविंद्रनाथ को जानता हूँ, आई नो रविंद्रनाथ। उससे पहले डू यूज़ कीजिए, डू आई नो रविंद्रनाथ। तो इसमें अगर सेंटेंस को ये कहा जाए कि क्या मैं रविंद्रनाथ को नहीं जानता हूँ, तो जो डू है ना उस जगह पर डोंट कर दीजिए, बस और कुछ करने का जरूरत है। डोंट आई नो रविंद्रनाथ, क्या मैं रविंद्रनाथ को नहीं जानता हूँ। ठीक इसी तरीके से क्या तुम रोज दूध पीते हो? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम रोज दूध पीते हो? तो तुम रोज दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। उससे पहले हम लोग डू लिख देंगे, तो क्या तुम रोज दूध पीते हो। अब अगर सेंटेंस ये कहा जाए, क्या तुम रोज दूध नहीं पीते हो, डू के आगे डोंट कर दीजिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई अगर ये लिखे डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो भी सही है, उसमें कोई गलती नहीं। हम लोग आ जाए इंडेफिनिट फॉर्मेट का दूसरी पार्ट पे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। तो जनरल कोई भी वर्क, कोई भी काम जो पास्ट में किया जाता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किसी भी सेंटेंस की कैसे पहचाने, वही जैसे प्रेजेंट टेंस वाला कहा गया था, बस सिर्फ लास्ट में देखा जाए कि थे, थी, ये सब अगर है तो पास्ट हो। फॉर्मेट भी वही है, सेंटेंस लिखने का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पर वर्ब में इसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। जहाँ उधर आप लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए थे, इसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे एक सेंटेंस पहले हम लोग लिख लेते हैं, राकेश ने सच कहा। अब राकेश कौन सी पर्सन हो रहा है? थर्ड पर्सन। एक चीज कहा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला थोड़ा एक स्पेशल केस हम लोग मान लेते हैं, पर पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ नहीं। राकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पर वर्ब बोलना, कहने का वर्ब क्या है? टेल, पास्ट फॉर्म टोल्ड। राकेश टोल्ड द ट्रूथ, टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड द ट्रूथ। आलोक गोवा गए, आलोक वेंट टू गोवा। उन्होंने जापान में 2 दिन बिताए, बिताने का इंग्लिश स्पेंट, पास्ट इज स्पेंट। दे स्पेंट 2 days इन जापान। तो ये है जितने भी एक्चुअली फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन, मतलब ये काम हो गया है, ये सब कामों में हम लोग हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि एक कोई भी सेंटेंस, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे थे ना कि मैं नाश्ते में चाय पीता हूं, अगर ये सेंटेंस को थोड़ा लिखा जाए, मैं नाश्ते में चाय पीता था, तो आई ड्रैंक टी एट ब्रेकफास्ट, पीता था। आप धूम्रपान करते थे, यू स्मोक, यू स्मोक्ड। सिंपल सा चीज है। वो नियमित रूप से टेलीविजन देखते थे, वे नियमित रूप से टेलीविजन देखते थे। तो ये पहले का पास्ट का कोई हैबिट को समझाया जा रहा है, तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली। तो पास्ट टेंस में जो हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला जो फॉर्मेट जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में देखे हैं, वो पास्ट टेंस में यूज नहीं होता है। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में और भी एक टाइप का सेंटेंस लिखा जाता है जो टास्क, जो कंप्लीट हो चुका है। जैसे उन्होंने काम पूरा किया, हो गया काम, काम कंप्लीट कर दिया है, दे कंप्लीटेड देयर, काम पूरा किए थे, तो दे कंप्लीटेड द वर्क। उसने गलती की, उसने गलती की, ही डिड द मिस्टेक।
तो ये दोनों ही टास्क जो हो गया है, तो हो जाने वाला कोई भी चीज हम लोग पास्ट में ही लिखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी हिस्टोरिकल चीज आप लिख रहे हो, जैसे अशोक ने कलिंग से बड़े साहस के साथ युद्ध किए थे अशोक। आज वर्तमान में तो किंग अशोका है नहीं, तो हम लोग क्या युद्ध करना। देखिए सेंटेंस ट्रांसलेशन करने का एक तरीका होता है। सब्जेक्ट क्या अशोक, फर्स्ट देखिए अशोक युद्ध किया, अशोक फॉट, किसके साथ युद्ध किया, कलिंग से, फॉट अगेंस्ट कलिंग, कैसे युद्ध किया, बड़े साहस के साथ, विद ग्रेट करेज। अशोका फॉट अगेंस्ट कलिंग विद ग्रेट करेज। हिंदी में अगर सेंटेंस को हम लोग तोड़ दे थोड़ा, अशोक ने युद्ध किया, अशोक ने कलिंग से युद्ध किया, अशोक ने बड़े साहस के साथ अशोक ने कलिंग से बड़े साहस के साथ युद्ध किया। तीनों सेंटेंस मिला के एक बड़ा सेंटेंस बन रहा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहले किसी सेंटेंस का आप लोग भार्ब को पहचानिए, बोलने में भी आसानी होगा और लिखने में भी जो मिस्टेक्स है वो चला जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा, पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। डू का पास्ट क्या है, डिड। हम लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म किए थे, नेगेटिव सेंटेंस किए थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के समय डू के जगह पे डज। पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, बाकी जो है ए सब्जेक्ट भी एक ही रहेगा, वर्ब का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेकंड फॉर्म नहीं होगा। याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। बट डू जो जगह है, जो डू नॉट लिख रहे हैं आप लोग, उधर डिड नॉट हो जाएगा। जैसे मैंने कार्य पूरा नहीं किया, अगर लिखा जाए, नहीं को हटा दिया जाए, मैंने कार्य पूरा किया, आई कंप्लीटेड द वर्क या कंप्लीटेड द टास्क। मैंने कार्य पूरा नहीं किया, आई और कंप्लीट के बीच में डिडंट यूज होगा या डिड नॉट यूज होगा, आई डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। आपने चोर को नहीं पहचाना, अगर कहा जाए आपने चोर को पहचाना, तो पहचानने का इंग्लिश हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, यू रिकॉग्नाइज्ड द थिप। चोर को नहीं पहचाना, यू डिडंट रिकॉग्नाइज द थिप। आपने ध्यान नहीं दिया, यू डिडंट नोटिस। आपने ध्यान दिया, यू नोटिस्ड। तो जब पास्ट नेगेटिव हो रहा है, तब जो सेकेंड फॉर्म, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है, वो सेकेंड फॉर्म बदल के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सिर्फ बीच में डिड नॉट यूज हो जा रहा है। वो कोई भी पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट आई रहे, यू रहे, ही रहे, दे रहे, वी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले ही कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट और भी इजी है, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन या कोई भी पर्सन का कोई अलग तरीके से कोई स्पेशल केस है नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट इधर बदल जाएगा। गोपाल ने खाना बनाया, तो गोपाल मेड द फूड, गोपाल ने खाना नहीं बनाया, गोपाल डिड नॉट मेक फूड। अब थर्ड टाइप का सेंटेंस, जिसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म क्या था, एस प्लस वी प्लस हो, सिर्फ इससे पहले डू यूज किया गया था। बस डू का जो फर्स्ट फॉर्म है वही होगा डिड, और वर्ब जो है, जैसे नेगेटिव में वर्ब बदला नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म बस वही होगा। क्या मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा, आप लोग क्या लिखे हुए, आई सॉ ताजमहल। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये लिखा जाएगा डिड आई सी ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल देखा। बस मतलब आई से पहले डिड, और जो सेकेंड फॉर्म था, जो सॉ था, सॉ सी हो गया। एक साथ दोनों सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज नहीं होगा। ऑक्सिलरी वर्ब में अगर सेकेंड फॉर्म आ गया, तो मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म मतलब अपने रूप में ही रहेगा। आपने खाना बनाए, आपने रात का खाना बनाए, तो यू मेक द डिनर, रात का खाना डिनर है। क्या आपने रात के खाना बनाए, बस डिड करो, और यू मेड, जो आपने रात का खाना बनाए, यू मेड द डिनर, तो उसमें मेड को मेक कर दीजिए, डिड यू मेक द डिनर, खत्म काम।
उन्होंने कुर्सी का इस्तेमाल किया। He used the chair. क्या उन्होंने कुर्सी का इस्तेमाल किया? Did he use the chair? तो सिर्फ देखिए, मेन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले सिर्फ डिड को लिख दिया जाए, और जो वर्ब है, वर्ब को कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पास्ट इंडिफिनिट में जब नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं, तब वर्ब का चेंज, वर्ब का जो रूप है उसका चेंज नहीं होगा। दोनों वर्ब का रूप की चेंज एक साथ नहीं होता है। अब आ जाए नेगेटिव इंटरोगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या लिखा था? क्या मैंने ताजमहल देखा? डिड आई सी ताजमहल? नेगेटिव इंटरोगेटिव में एक ही चीज होगा। सेंटेंस जैसे मान लीजिए हिंदी में कहा जाए, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा? डिडंट आई सी ताजमहल, और डिड आई नॉट सी ताजमहल। बस डिड के साथ एक एन, ऊपर आप एक कॉमा और नॉट, एपोस्ट्रोफे कॉमा भी बोल सकते हैं आप उसको, इन्वर्टेड कॉमा वो भी बोल सकते हैं। तो डिडंट आई सी ताजमहल। क्या आपने रात का खाना नहीं खाए? डिडंट यू मेक द डिनर? क्या आपने रात का खाना बनाए? डिड यू मेक द डिनर? क्या आपने रात का खाना नहीं बनाए? डिडंट यू मेक द डिनर? डिड यू मेक द डिनर और डिडंट यू मेक द डिनर? डिड से सिर्फ डिडंट हो गया, बाकी जो चीज़ है वो इंटैक्ट एक ही रहे, उसका कोई चेंज नहीं हुआ। अब आ जाए हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। पहली तो बात है कि दोनों ही टेंस, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट के समय हम लोग शुरुआत किए थे कि कैसे टेंस को पहचाना जाता है। तो इसमें भी फ्यूचर इंडिफिनिट में भी लास्ट में जाके गा, गे, गी, ये सब जो शब्द है वो शब्द यूज होता है। मतलब जैसे मैं एक घर बनाऊंगा, आप कार्य को पूरा करेंगे, वो एक मैच खेलेंगे, इस टाइप के जो सब पे गा, गे, मतलब होगा, करूंगा, भविष्य में होगा सब कुछ, तो उस समय उसको हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में एक चीज याद रखिएगा कि अपने लिए शैल और दूसरे के लिए विल। नहीं समझ में है ना? तो अपने लिए मतलब आप, मतलब मैं, जब मैं हूं, मेरे अपना मतलब क्या है? आई एंड वी, मैं और मेरा जो भी है दोस्त लोग, मेरे फैमिली, जब एक साथ सब लोग हैं और उसमें मैं भी हूं, तब तो आई और वी के लिए शैल, अपनों के लिए शैल है, और दूसरों के लिए जैसे यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, उसके लिए विल। तो इसका फॉर्मेट क्या है? पहले सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ सिर्फ शैल, अपने लिए शैल, और बाकी दुनिया के लिए, सबके लिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके लिए विल। तो मानिए कि अभी हमने एक सेंटेंस बताया कि मैं एक घर बनाऊंगा। क्या लिखा जाए इसको? आई शैल मेक ए हाउस। आप कार्य को पूरा करेंगे, यू विल कंप्लीट द टास्क। वो एक मैच खेलेंगे, दे विल प्ले मैच। कल बारिश होगी, बारिश वाला मैटर बताया था कि हमेशा बारिश वाला अगर सेंटेंस मिले तो वो हमेशा इट से ही होगा, उसको हम लोग प्रिपरेटरी इट बोलते हैं, है ना? तो क्या होगा? इट, ऑक्सिलरी वर्ब विल, रेन टुमारो। देखिए इसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट का मील बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस को हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस को जो हम लोग लिखे थे, जैसे मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही मैंने दिखाया था। अगर मैंने ये कहूँ कि मैं नाश्ते में चाय पीऊँगा, आई शैल ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट। वे नियमित रूप से टेलीविज़न देखते हैं, दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ। पर अगर ये कहा जाए वह नियमित रूप से टेलीविजन देखेंगे, वो ठीक किया, आज के कल से मुझे पूरा नियमित रूप से टेलीविजन देखना है, तो दे विल वॉच टेलीविजन रेगुलरली। तो जो है प्रेजेंट वाला जो मैटर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला जो भी फॉर्मूला है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में विल या शैल लिख दो, तो उसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस तो बन जाएगा। अब बात ये आ रहा है कि शैल और विल के लिए काफ़ी जगह पे कहा जाता है, काफ़ी टीचरों को मैं यूट्यूब में भी प्रोग्राम देखा हूँ जहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल।
और वो लोग को कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल फील्ड में, ऐसा कोई मैटर नहीं है प्रैक्टिकल फील्ड का बात। एक चीज़ याद रखिएगा कि इंग्लिश हमारे विश्व में कई देशों में लिखा जाता, मतलब यूज़ होता है। ब्रिटेन, जहाँ से मेन इंग्लिश का शुरुआत ब्रिटेन से हुआ है, कनाडा है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया में भी है। इंडियन इंग्लिश थोड़ा सा अभी विश्व में इंडियन इंग्लिश को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है। जो भी हो उसके बारे में कभी बाद में मैं जब प्रोग्राम बनाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा। मेन चीज़ ये है कि जो ब्रिट इंग्लिश है, जो ब्रिटिश इंग्लिश है, उसमें शैल और विल का डिफरेंस किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में शैल को ही यूज़ होता है और सेकेंड और थर्ड पर्सन में विल को ही यूज़ किया जाएगा। पर्टिकुलरली कुछ स्पेशल केसेस है, वो स्पेशल केसेस आज एक वीडियो में इतना कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ कि कुछ स्पेशल केस है जब आई और वी के साथ विल यूज़ होगा। पर जनरल फॉर्मेट में फर्स्ट पर्सन में ऑलवेज शैल, बाकी पूरे दुनिया के लिए विल। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ का होता है। इतने तक सेंटेंस का जो एग्जांपल दिया गया था उससे आप लोग ये तो समझ गए हैं कि भविष्य में कोई काम होगा या कोई भी व्यक्ति का जो इच्छा है, इस सब समझाने के लिए ही फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ होता है। जैसे वो आपके लिए अपना बैग ले जाएगा, तो सेंटेंस का अगर ये ट्रांसलेशन किया जाए, ही विल कैरी योर बैग फॉर यू, सिंपल बात है। तो ये क्या है? विलिंगनेस है। मैं धुलाई करूँगा, आई विल डू द वॉशिंग अप। मैं अपना कपड़े का धुलाई करूँगा, आई विल वॉश माई क्लॉथ्स। तो इधर जो भी है एक विलिंगनेस, अभी हुआ नहीं पर सोचा जा रहा है, एक्सपेक्टेड कि ये चीज़ होगा। अब आ जा रहा हूँ इसका नेगेटिव सेंटेंस में। सबसे ईजियर है, पास्ट प्रेजेंट दोनों से ईजियर है फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना। मैं ये कलम तुम्हें दूंगा, आई शैल गिव दिस पेन टू यू। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो शैल और गिव के बीच में एक नॉट यूज कर दिया जाए। आई शैल नॉट गिव दिस पेन टू यू, मैं ये कलम तुम्हें नहीं दूंगा। दूसरा एक सेंटेंस देख लिया जाए, आप उसे दिल्ली भेजेंगे। भेजने का इंग्लिश सेंड, यू विल सेंड हिम टू दिल्ली। आप उसे दिल्ली नहीं भेजेंगे, यू विल नॉट सेंड हिम टू दिल्ली। मतलब फंडा अगर देखा जाए, सीधा फंडा ये है कि सिर्फ विल और शैल के बाद नॉट यूज कर दिया जाए, वर्ब का तो कोई चेंज होगा ही नहीं फ्यूचर में, बस वही है नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर रखा जाए कि जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, इसमें जो सेंटेंस में मैंने अफर्मेटिव से नेगेटिव दिखा, अगर उसी सेंटेंस को एक बार ले लिया जाए कि मैं ये कलम तुम्हें दूंगा, आई शैल गिव दिस पेन टू यू। क्या मैं ये कलम तुम्हें दूंगा? इसमें डू डस कुछ नहीं, इसका जो फॉर्मेट है शैल और विल प्लस आई, सॉरी शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल और विल, इसमें शैल होगा, शैल आई गिव दिस पेन टू यू। मतलब आई शैल गिव दिस पेन टू यू से शैल को आई के आगे कर दो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है फ्यूचर इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। और एक सेंटेंस दिखा रहा हूं, जैसे विराट कल में मैच खेलेगा, विराट विल प्ले द मैच टुमारो। नेगेटिव कर दिया जाए, विराट कल मैच नहीं खेलेगा, विराट विल नॉट प्ले द मैच टुमारो। क्या विराट कल मैच खेलेगा? पहले बारे में आ जाए, विराट विल प्ले द मैच, विल को सामने ले आइए खींच के, बस विल विराट प्ले द मैच टुमारो। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, जो काफी इजी है प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। जरा लास्ट फ्यूचर नेगेटिव इंटरोगेटिव, कोई सोचने का ज़रूरत नहीं, ये बहुत आसान तरीका है। जैसे आप लोग इंटरोगेटिव, जो नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के थोड़ा सा फर्क होगा। जैसे क्या लिखे थे, क्या मैं ये कलम तुम्हें दूंगा, शैल आई गिव दिस पेन टू यू। क्या मैं ये कलम तुम्हें नहीं दूंगा, शैल आई नॉट गिव दिस पेन टू यू।
जो नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं ये कलम तुम्हें नहीं दूंगा, आई शैल नॉट गिव दिस पेन टू यू, उधर से शैल को सामने ले आइए, बस हो जाएगा, शैल आई नॉट गिव दिस पेन टू यू। तो नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये चारों जगह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कुछ हद तक आप लोग समझ गए।